हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज विद अभिषेक मिश्रा चैनल। और आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 समकालीन सत्ता के केंद्र की क्लास 5 और लास्ट क्लास करने के लिए जा रहे हैं। और इसी क्लास में हम अपने चैप्टर को सम अप करेंगे। और प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सबको मैंने डिटेल में डिस्कशन करा लिया है। सो स्टूडेंट्स, आप वहाँ पे प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं और उसके बाद ही इस क्लासेस को आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो हमने प्रीवियस क्लासेस में चाइना का एक टॉपिक पढ़ा था जो इस चैप्टर में है। और वो चाइना के टॉपिक को हमने देखा था कि चाइना में खुले द्वार की नीति थी। चाइना दुनिया का एक जो वर्तमान में जो एक आर्थिक शक्ति बन चुका है, वो क्या कारण थे, किस कारण से दुनिया का वो दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना है। और उसी बीच में हमने खुले द्वार की नीति के बारे में पढ़ा था। और आज हम देखेंगे कि खुले द्वार की नीति क्या थी। खुले द्वार मतलब प्रीवियस क्लासेस में हमने खुले द्वार की नीति क्या थी, खुले द्वार की नीति में कौन कौन से आर्थिक सुधार किए गए चाइना में, उसके बाद खुले द्वार की नीति के क्या परिणाम थे, हमने इन सबको देखा। और आज हम देखेंगे कि जब चीन में जो सुधार हुए और जिन आर्थिक सुधारों की शुरुआत देंग शाओपिंग के द्वारा की गई, और उन्हीं आर्थिक सुधार की नीति को चीन में खुले द्वार की नीति के नाम से जाना जाता है। तो उस सुधार के क्या लाभ चीनी लोगों को समान रूप से मिला या नहीं मिला, इसके बारे में क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा जो आप देखेंगे, अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे इस बार का सीबीएसई का 2024 का, जो इस साल इस ईयर में हुआ है, तो आप देखेंगे उसमें ये क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है कि 1978 के बाद से जो चीन में सुधार हुए, क्या उस सुधार के लाभ चीन के लोगों को समान रूप से मिला है या ना नहीं मिला है, इस कथन के बारे में आपको पुष्टि करना है। तो हम देख सकते हैं कि हाल के वर्षों में चीन में बेरोजगारी बढ़ी है। तो अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन में जो आर्थिक सुधार की जो नीति देंग शाओपिंग ने शुरू करी थी, उसका लाभ सभी चीन के लोगों को समान रूप से नहीं मिला है। उसके अलावा हम चीन में देखें कि महिलाओं के रोजगार और रोजगार करने की जो स्थिति है, उतनी ही खराब है जितनी 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में खराब थी। मतलब महिलाओं के रोजगार को लेकर, उन वो जहाँ रोजगार करती है, वर्किंग कंडीशंस को लेकर, रोजगार करने की स्थिति को लेकर चिंताजनक स्थिति है। और जिससे इस बात को साबित किया जा सकता है कि चीन में जो सुधार हुआ, उससे भले ही चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया, लेकिन उस आर्थिक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का जो लाभ चीन के सभी लोगों को समान रूप से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। पर्यावरण को नुकसान हुआ है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाएंगे, और जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे पर्या उतना ही ज़्यादा स्मोक निकलेगा। स्मोक का मतलब धुआं निकलेगा और पर्यावरण को नुकसान हुआ है। भ्रष्टाचार के मामलों में वृद्धि हुई है। गांव और शहर के बीच में आर्थिक फैसला बढ़ा है। मतलब गांव और शहर में रहने वाले लोगों के बीच में जो आर्थिक स्थिति में जो अंतर है, उसमें काफी अंतर बढ़ा है। मतलब गांव के लोग अमीर या गरीब, मतलब अगर मैं कहूँ कि गांव के जो अमीर है और शहर के जो अमीर है, उनके बीच में काफी आर्थिक अंतर है, इकोनॉमिक गैप है, उनकी आर्थिक स्थिति में काफी अंतर है। वहीं पे तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच भी आर्थिक फासला या आर्थिक अंतर में वृद्धि हुई है। तटीय का मतलब चीन के आसपास के तटीय इलाके में रहने वाले लोग, और तट के जो सॉरी और जो चीन के मुख्य भूमि का मतलब बीच के इलाकों में, मतलब ये चीन का अगर आप मैप देखेंगे तो ऐसे ही कुछ रेक्टेंगल शेप में बनता है। तो चीन में जो तट का मतलब है, इस साइड में रहने वाले, जो कोस्टल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है, और जो मेन बीच सेंटर में रहने वाले जो उनका इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें भी काफी गैप है, बड़ा गैप है, आर्थिक फासला है। तो इन सारे कथनों से हम इस बात को साबित कर पा रहे हैं कि जो चीन में 1978 में आर्थिक सुधार के तहत खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी, उस नीति का लाभ चीन के सभी लोगों को समान रूप से नहीं मिला। और इस कथन की पुष्टि हम दिए गए तर्कों के माध्यम से या उदाहरण के माध्यम से साबित करते हैं। उसके बाद इसी में एक टॉपिक आता है कि चीन और भारत के संबंधों के इतिहास पर चर्चा कीजिए। तो चीन और भारत के संबंध कैसे हैं? तो चीन और भारत के संबंधों के इतिहास को समझने के लिए हम चीन और भारत के संबंध का जो टाइम पीरियड है, उसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1949 से लेकर 1962 तक का क्या संबंध रहा है भारत और चीन का, और 1970 से लेकर वर्तमान तक, प्रेजेंट तक भारत और चीन का क्या संबंध रहा है। इस दो टाइम पीरियड में हम भारत और चीन के संबंधों के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे।
तो जैसा आपको पता है 1947 में भारत आजाद हुआ था और 1949 में चीन में एक नई सरकार, जिसे चीनी गणराज्य या जनवादी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना हुई। तो भारत की आजादी और चीन में साम्यवादी गणराज्य की स्थापना के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को अच्छे बनाने के प्रयास हुए, परंतु 1950 के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव उत्पन्न होने लगा। तो इसलिए मैंने 1950 से लेकर 62 तक दोनों के बीचों में संबंध इतने खराब हो गए कि 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ। तो ये वॉर कैसे हुआ और वॉर के बाद क्या स्थिति थी, फिर हम उसको भी देखेंगे। तो इस टॉपिक में हम भारत और चाइना के 1949 से लेकर वर्तमान तक के संबंधों को पढ़ेंगे, और इस संबंधों के बारे में हम डिटेल में, जो बुक नंबर 2 है, स्वतंत्र भारत की राजनीति का जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें भी हम डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी पढ़ेंगे और वहाँ पे भी पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग टॉपिक है। तो 1950 से 70 के दशक तक दोनों संबंधों की क्या स्थिति रही है, जरा इसको देखते हैं। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत क्षेत्र को हड़प लिया गया, क्योंकि जो तिब्बत का रीजन है, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में ये वाला इलाका, नेपाल के ऊपर जो इलाका है थोड़ा बहुत, वो तिब्बत का रीजन है। और जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी तो तिब्बत ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो उस कायदे से तिब्बत ब्रिटिश भारत का पार्ट होना चाहिए था, लेकिन चीन ने उस पर अपना कंट्रोल किया। उसके बाद दोनों देशों ने अपनी अपनी सीमाओं पर बस्तियां बनाने का निर्णय लिया, परिणाम स्वरूप संबंध खराब हुए। चीन भी अपनी भारत से लगती हुई बॉर्डर पर सीमा बनाना चाह रहा था, क्योंकि सीमा पर बस्तियां बसाना चाह रहा था, क्योंकि अगर वो बस्तियां बसाएगा तो धीरे धीरे वो भारत की एरिया को भी हड़पने की कोशिश कर रहा था। इसी के जवाब में भारत ने भी अपनी चीन के साथ लगती हुई सीमा पर बस्तियां बसाना स्टार्ट किया। तो दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आने लगी और दोनों देशों के संबंध खराब होने लगे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, जो आगे आगे हम देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए दोनों देशों के बीच सीमा विवाद उत्पन्न हुआ। अब ये अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद क्या है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि 1950 से लेकर 70 के बीच में जो दोनों देशों के बीच में जो एक सबसे बड़ा झगड़ा का मुद्दा था, वो सीमा विवाद था, और ये अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन की तरफ से था, झगड़ा था, जिसके कारण 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद 1976 तक दोनों देशों के बीच में किसी भी प्रकार के कूटनीतिक संबंध नहीं थे, मतलब संबंध पूरी तरह समाप्त थे। दोनों देशों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं थी। लेकिन 1980 से फिर से मतलब 1980 से फिर से दोनों देशों ने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1981 में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए शुरुआत हुई, बातचीत स्टार्ट हुई। शीत युद्ध के अंत के बाद भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंध बड़े मजबूत हुए। दिसंबर 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा कर दोनों देशों के संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। 1990 के दशक में भारत और चीन ने सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के समझौते किए, कि दोनों ही देश सीमा पर शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे के सैनिक एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। उसके अलावा दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान किया, मतलब दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में जाके एक दूसरे के कल्चर्स को सोचने, पढ़ने समझने का उन्हें मौका मिला। विज्ञान और तकनीक क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में दोनों ने सहयोग को बढ़ावा दिया। 1992 में भारत और चीन का व्यापार जब $338 मिलियन का था, वहीं पे 2020 तक दोनों देशों के बीच में व्यापार $100 बिलियन तक, मतलब देख रहे हैं कितने मल्टीपल टाइम्स दोनों देशों में व्यापार की वृद्धि हो गई। मतलब कह सकते हैं कि 2020 तक दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग बहुत हद तक बढ़ गया। उसके अलावा 2020 में जब चीन की सैनिकों द्वारा गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया और भारत की सीमा में घुसने का कोशिश किया गया चीन के द्वारा, तो फिर से दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद उत्पन्न हो गया और दोनों देशों ने अब सहयोग में कमी स्टार्ट कर दी और भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों में बातचीत जो करने का जो तरीका, बातचीत जो था, भारत ने कम कर दिया, जिसके कारण दोनों देशों के बीच में आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक क्षेत्र में सहयोग में कमी आ गई है गलवान घाटी 2020 के बाद से। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों देशों के संबंधों का इतिहास पढ़ सकते हैं, 1949 से लेकर 1962 या 1970 तक, और 1970 से कहूँ या 1980 से लेकर वर्तमान तक दोनों देशों के संबंध का इतिहास क्या रहा है। तो हमने इस टॉपिक को देखा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आप ऐसे ही आंसर फॉर्मेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सॉरी। तो इसके अलावा एक टॉपिक इस पे और आ सकता है कि वर्तमान में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो भारत और चीन के बीच में विवाद का कारण है, या भारत और चीन के बीच में मुद्दे बने हुए हैं, झगड़े का कारण बना हुआ है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा भारत और चीन के बीच में जो विवाद है, वो सीमा विवाद है। सीमा विवाद को समझने के लिए आप जरा पहले ये इस
मैप को जरा समझते हैं। ये है तिब्बत का रीजन और ये है चाइना का रीजन, आप देख रहे होंगे। और भारत और चीन के बीच में दो सीमाओं की तरफ से, ये भारत और चीन के बीच में पश्चिमी सीमा कहलाती है, पश्चिमी सीमा कहलाती है। और ये जो सीमा है अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, ये भारत और चीन के बीच में पूर्वी सीमा कहलाती है। और दोनों ही सीमा क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है। भारत की जो ये पश्चिमी सीमा भारत और चीन के बीच में मिलती है, इस सीमा का नाम है LAC, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये जो सीमा है पूर्वी सीमा, इसको मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है। पश्चिमी सीमा में जो दोनों देशों के बीच में विवाद का सबसे बड़ा कारण है, यह अक्साई चीन को लेकर। अक्साई चीन को अवैध रूप से एरिया हेल्ड बाय चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया, तो अक्साई चीन को गलत तरीके से अवैध रूप से चाइना ने हड़प लिया। और ये भी विवाद का एक बिंदु है, बॉर्डर है भारत और चीन के बीच में। और ये वाला जो ऊपर का रीजन आप देख रहे हैं, इस रीजन को जो भारत का हिस्सा था, इसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। तो इतना बड़ा जो रीजन आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको एक और इसको रब करूं, तो ये जो आप रेड रेड शो दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये जो रेड रेड ये जो ये दिख रहा है, ये पूरा एरिया जो भारत और चीन के बीच में पूर्व पश्चिमी सीमा को लेकर विवाद है, हम इसे पश्चिमी सीमा के नाम से जानते हैं। और ये अक्साई चीन है। और यही यहाँ से भी भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे कोई फेंसिंग या बॉर्डर नहीं है, क्योंकि बड़ा हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ऊंचा एरिया है, पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे कोई बॉर्डर फेंसिंग करना इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका नाम LAC है। और चीन के सैनिक इसी LAC को क्रॉस करके भारत की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद उठ खड़ा होता है। वहीं पर अगर आप इस तरफ देखेंगे, ये मैकमोहन और अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, चीन इस मैकमोहन लाइन को एग्री नहीं करता है। वो कहता है कि ये इस लाइन को हम नहीं मानते, और अरुणाचल प्रदेश जो ये देख रहे हैं, ये भारत का हिस्सा है। तो इसको भी लेकर चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद है। तो जरा इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। भारत और चीन के बीच में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीमा को लेकर विवाद है। यही है LAC, इस साइड वाला जो एरिया है ये LAC है। चीन LAC को भारत, LAC मतलब लाइन ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, लाइन ऑफ तो सही है, एक्चुअल कंट्रोल होगा, LAC है। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो है वो भारत और पाकिस्तान का है। LAC सीमा को लेकर विवाद है भारत और चीन के बीच में। चीन LAC को भारत और चीन के बीच सीमा रेखा के रूप में मान्यता नहीं देता है, और भारत LAC को दोनों देशों के बीच में सीमा मानता है। भारत कहता है ये जो LAC लाइन है, यही दोनों देशों के बीच में सीमा होगी, लेकिन चीन कहता है नहीं, LAC डिफाइन नहीं है, हम LAC को नहीं मानते, और यही झगड़ा बनता है। फिर अक्साई चीन को लेकर विवाद है। भारत अक्साई चीन को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, जिस पर चीन ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, और अभी भी हमारा ही पार्ट भारत मानता है। चीन द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों को समर्थन देना भी दोनों देशों के बीच में विवाद का एक बड़ा कारण है, क्योंकि चीन क्या करता है, पाकिस्तान भारत के जितने भी आतंकवादी, पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं जो भारत में आके अटैक करते हैं भारत पर, भारत को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। और उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत वैश्विक आतंकवाद घोषित करवाना चाहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से, क्योंकि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उन आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी या ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर देता है, तो उनकी दुनिया में कहीं भी आना जाना उनका रुक जाता है, उनका पैसा फ्रीज हो जाएगा, अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएंगे। लेकिन उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को चीन वीटो की पावर लगा के हमेशा बचाता रहता है। ये भी दोनों देशों के बीच में विवाद है। भारत चीन को कहता है कि भाई आतंकवाद किसी भी देश के लिए सही नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं है, लेकिन क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों का उद्देश्य भारत को स्टेबल करना है, भारत में अस्थिरता को बढ़ावा देना है, और इसलिए चीन पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगातार समर्थन देता है। चीन की वन बेल्ट वन रोड की परियोजना के तहत भारत के पड़ोसी देशों में निवेश कर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में हम बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि चीन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के तहत वो भारत के पड़ोसी देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सड़क बना रहा है, बंदरगाह बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, सी रूट्स बना रहा है, और इससे वो भारत के पड़ोसी देशों को पैसा देकर उन पड़ोसी देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है, जिससे कि भारत की सुरक्षा
खतरे में पड़ सकती है और ये दोनों देशों के बीच में विवाद का कारण भी है। दोनों देशों के बीच में, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वहाँ पे बताऊंगा। दोनों देशों के बीच में व्यापार में भारत को अधिक वित्तीय नुकसान होता है। दोनों देशों के बीच में भी अगर हमने देखा कि ऑन एन एवरेज हर साल $100 बिलियन का व्यापार होता है। $100 बिलियन में चीन को फायदा होता है $73 बिलियन का, और हम लोग $27 बिलियन का ही बेनिफिट होता है। तो ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट किसको हो रहा है इस ट्रेड में? चाइना को हो रहा है। सो ये भी दोनों देशों के बीच में विवाद का कारण है कि भाई आप गैर तरीके से आप जो है इस ट्रेड में आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, तो विवाद बनता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर यहीं से इसी टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है कि चीन और भारत दुनिया की दो बड़ी उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, जो एक ध्रुवीय विश्व को चुनौती देने के साथ साथ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन ना लेंदी है लेकिन बहुत सिंपल है। सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीन और भारत दुनिया की दो सबसे बड़ी उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। अब ये आर्थिक शक्ति दुनिया के एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकती है, और यहाँ पे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मतलब है कि अमेरिका की दादागिरी को चुनौती देने की हैसियत रखती है भारत और चीन, अगर दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करें, क्योंकि ये दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति है। उसके अलावा अमेरिका की दादागिरी या एक ध्रुवीय विश्व को चुनौती देने के साथ साथ बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना कर सकते हैं। ये दोनों, बहुध्रुवीय विश्व का मतलब है जहां पर सिंगल पावर कंट्री ना हो, मतलब दुनिया की राजनीति में एक ही दादा वाला देश ना हो, बल्कि 3 4 5 ऐसे देश हों जिनके पास समान शक्तियां हैं, मतलब एक ही दादा टाइप ना हो, एक ही देश ही पूरी दुनिया की राजनीति को इम्पैक्ट ना करे। 4 5 देश हों जो दुनिया की राजनीति में अपने दबदबा को स्थापित करें। तो जब 4 5 देश होगा तो उसी 4 5 देश महाशक्तिशाली होते हैं, तो उसी को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं। तो भारत और चीन क्या कर सकते हैं? जब दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तो क्योंकि ये एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, तो बड़ी आर्थिक शक्ति होने के नाते ये दुनिया में यूएसए को चुनौती दे सकते हैं, एक ध्रुवीय विश्व को चुनौती दे सकते हैं, साथ में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं, और दुनिया में जो भी वैश्विक चुनौतियां हैं उनका समाधान करने की भी क्षमता रखते हैं। तो 3 पार्ट्स में इसका क्वेश्चन है और आपको 3 पार्ट्स में आंसर देना है। क्या आप इस कथन से सहमत है? तो देखते हैं कथन से सहमत है कि नहीं। सहमति है। चीन दुनिया की दूसरी और भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अतः एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत और चीन अमेरिकी वर्चस्वता, वही दादागिरी, अमेरिका की दादागिरी को चुनौती दे सकते हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों देश एक बड़ी आर्थिक शक्ति होने के साथ एक बड़ी सैन्य शक्ति भी है। अतः दोनों देश आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं का मिलकर समाधान कर सकते हैं। युद्ध की संभावना को कम करके दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास मिलिट्री पावर बड़ी है। दोनों देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में विकास कर रहे हैं, अग्रणी देश हैं, सब आगे रहने वाले देश हैं। अगर दोनों देश इन क्षेत्रों में सहयोग करेंगे तो दुनिया की कुछ समस्याएं जैसे गरीबी, स्वास्थ्य संकट, महामारी आदि का हम समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। भारत और चीन का वैश्विक व्यापार में बड़ी भागीदारी है, मतलब दुनिया के व्यापार में भारत और चीन का भागीदारी बहुत ज्यादा है। अगर ये दोनों देश डब्ल्यूटीओ जैसी संस्था को अपने प्रभाव का प्रयोग करके, डब्ल्यूटीओ जैसी संस्था में अपने प्रभाव का प्रयोग कर गरीब देशों के व्यापार को भी बढ़ावा दे सकते हैं। बेसिकली डब्ल्यूटीओ में क्या है, दादागिरी चलती है विकसित देशों की जो अमीर देश है। अगर ये दोनों भारत और चीन एक साथ आ जाएं तो गरीब देशों के साथ जो व्यापार में नुकसान होता है, गरीब देशों का जो व्यापार में नुकसान होता है, उस नुकसान को भारत और चीन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं अगर सहयोग करेंगे डब्ल्यूटीओ में। तो बिल्कुल ये भी पॉइंट है। भारत और चीन सुरक्षा परिषद में सहयोग कर सुरक्षा परिषद में सुधार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि सुरक्षा परिषद में सुधार से क्या तात्पर्य है। लेकिन सुरक्षा परिषद में सुधार एक बहुत बड़ा, दुनिया की राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर दोनों ही देश, भारत और चीन दोनों सहयोग करें तो सुरक्षा परिषद में सुधार को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा भारत और चीन के मध्य सहयोगात्मक संबंध, कोऑपरेटिव रिलेशन, दक्षिण एशिया के देशों में शांति और समृद्धि की स्थापना करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दक्षिण एशिया का मतलब है कि भारत और उसके आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं उनके बीच में शांति, पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तो ये दक्षिण एशिया के देश होते हैं। अगर भारत और चीन दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे तो दक्षिण एशिया में जो गरीबी, महामारी और भुखमरी और आर्थिक विकास की कमी जैसी जो समस्याएं दक्षिण एशिया झेल रहा है, ये इन समस्याओं से काफी हद तक निपटा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इन कथनों के आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में आर्थिक जो सहयोग
एक ध्रुवीय विश्व को चुनौती भी दे सकता है, बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना भी कर सकता है और दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनका भी समाधान कर सकता है। उसके अलावा जो लास्ट टॉपिक बचता है जापान लास्ट, और एक है साउथ कोरिया। जापान के बारे में देखते हैं। जापान के बारे में स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो भी आएगा वो एमसीक्यू पर्पस से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जापान आप देख रहे हैं, ये जो देश है ये पूरा जापान है और ये एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है। तो जरा देखते हैं। जापान उच्च प्रौद्योगिकी एडवांस टेक्नोलॉजी का उत्पाद, मतलब जो भी वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाता है, फोन से लेकर जो भी वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाता है, हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स बनाता है और उसके लिए वो दुनिया में प्रसिद्ध है। जापान की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान एशिया का एक ऐसा मात्र देश है जो G7 संगठन का, G7 अमीर देशों का संगठन है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन देशों का संगठन है, और जापान एशिया का केवल एक ऐसा देश है जो G7 का सदस्य देश है। 1964 में जापान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य बना। ये एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक संगठन है और इस संगठन का जापान 1964 में सदस्य बना। एमसीक्यू, दुनिया का 11वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता देश है। योगदान का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट देना पड़ता है, मतलब 100 रुपए का बजट है तो 100 रुपए के बजट में कौन कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन करेगा वो वहाँ पे तय होता है। तो जितना भी बजट होता है 100 रुपए का 10%, मतलब 10 रुपए केवल कौन सिंगल दे रहा है, जापान दे रहा है। तो ये सारी चीजें जापान को एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करता है। जापानी संविधान का आर्टिकल, जापान का जो संविधान है उसके आर्टिकल 9 में लिखा है कि जापान कभी युद्ध का सहारा नहीं लेगा, वो युद्ध का त्याग करता है, मतलब कभी भी किसी देश के साथ वो युद्ध नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा देश है, किस देश के संविधान में युद्ध का त्याग या युद्ध का सहारा ना लेने की बात की गई है, तो जापानी संविधान में की गई है। जापान का जो सैन्य खर्च है वो जीडीपी का 1% है, अपनी जीडीपी का 1% खर्च करता है। इस लिहाज से वह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है सैन्य व्यय में, मतलब अपनी सेना पर खर्च करने में वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, ये सब जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और कार की कंपनियां हैं वो जापान की कंपनियां दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में ये कंपनियां काम कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जापान आर्थिक रूप से कितना शक्तिशाली और टेक्नोलॉजी के रूप से भी कितना शक्तिशाली है। उसके बाद साउथ कोरिया के बारे में देखते हैं। ये साउथ कोरिया है, यहाँ पे साउथ कोरिया आप ये देख सकते हैं, ये जो इलाका है ये है साउथ कोरिया, ये साउथ कोरिया है, ये रहा जापान और ये रहा नॉर्थ कोरिया। ठीक है, और ये लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है इधर, तो मैं आपके पर्पज से बता रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया ये रहा और इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है ये बॉर्डर है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये बॉर्डर है। और नॉर्थ कोरिया ये चाइना है, चाइना से लगता है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया पार करके ये बॉर्डर है, बॉर्डर पार करेंगे तो आप साउथ कोरिया में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद कोरिया प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप का मतलब पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक ही कोरिया हुआ करते थे और इसे कोरिया पेनिनसुला कहते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस कोरिया को दो भागों में बांट दिया गया, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया। ये रहा साउथ कोरिया, ये रहा नॉर्थ कोरिया में विभाजित कर दिया। और इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है, ये जो सीमा रेखा आप देख रहे हैं, ये सीमा लाइन जो है, इस सीमा लाइन का नाम है 38 पैरेलल लाइन। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 38 पैरेलल लाइन ये देख रहे हैं, 38 पैरेलल लाइन है, 30 डिग्री पर आता है। इन दोनों की जो सीमा रेखा है वो 30 डिग्री पर आता है, इसलिए इसको 38 पैरेलल लाइन भी कहते हैं। दोनों कोरिया 38 पैरेलल लाइन आप समझ गए होंगे। 30 डिग्री का मतलब यहाँ पे जो अक्षांश की जो रेखा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को 38 डिग्री अक्षांश रेखा दोनों देशों के बीच में सीमा बनाती है, इसलिए उसको 38 पैरेलल लाइन के नाम से भी जानते हैं। दोनों कोरिया देश 17 सितंबर 1991 में यूएन के सदस्य बने। 1960 और 80 के दशक में दक्षिण कोरिया का अभूतपूर्व आर्थिक विकास हुआ। अभूतपूर्व का मतलब उम्मीद से ज्यादा, अनएक्सपेक्टेड विकास हुआ, और इसी को हान नदी का चमत्कार कहते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया में हान नदी, जैसे इंडिया में गंगा है वैसे ही साउथ कोरिया में हान नदी है, इसे ही हान नदी का चमत्कार कहते हैं। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि हान नदी का चमत्कार किस देश के लिए यूज किया जाता है, तो साउथ कोरिया के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत कम समय में साउथ कोरिया ने बहुत तेजी से विकास कर लिया। लगभग 20 से 25 साल में साउथ कोरिया ने 20 से 25 साल में साउथ कोरिया ने अनएक्सपेक्टेड तरीके से विकास किया और दुनिया के विकसित देशों में उसकी गिनती होने लगी, इसलिए हान नदी के चमत्कार के नाम से जानते हैं। 1996 में साउथ कोरिया ओईसीडी का सदस्य बना। ओईसीडी वही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका सदस्य बना। उसके अलावा 2017 में दक्षिण कोरिया दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इसका सैन्य खर्च 11वें स्थान पर था। 2016 में एचडीआई का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस मामले पे ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि मानव, किस देश का मानव
का विकास ज़्यादा हो रखा है, मतलब मानस खुशहाल जीवन जी रहा है। और उस मामले में भी दक्षिण कोरिया 18वें था, काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। सैमसंग, एलजी, हुंडई जैसी कंपनियां साउथ कोरिया की कंपनियां और दुनिया के सभी लगभग देशों में ये कंपनियां काम कर रही हैं। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, यहाँ पे आपसे कोई 4 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। फैक्ट के पर्पज से आपको ये याद रखना साउथ कोरिया और जापान के बारे में। और इसके साथ ही ये चैप्टर होता है फिनिश, चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर से लेके कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस प्रकार इस टॉपिक से इसके नोट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। सो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आप बाहर नहीं आने वाला, आप इतना टॉपिक कर लेंगे, सो दैट विल बी मोर देन इनफ। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक